ये कहानी शुरू होती है 9 दिन इराक के पहाड़ी इलाकों से और साल होता है सन 2003। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था और उस वक्त सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिर चुकी होती है। जंग का माहौल अभी भी ताज़ा है और हर तरफ तबाही के निशान हैं। इसके बाद हम एक 12 साल के मासूम लड़के अहमद को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ एक लंबी और मुश्किल सफ़र पर निकला है। ये दोनों काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं और काफ़ी थके हुए लग रहे होते हैं। दरअसल इन्होंने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी थी कि 1951 के गल्फ वार के दौरान जो कैदी पकड़े गए थे वो अब साउथ इराक की जेलों से छूट गए हैं और वापस आ रहे हैं। उन कैदियों में अहमद का फादर भी है जो पिछले 12 सालों से गायब है। उस साल 1951 में सद्दाम हुसैन के सोल्जर्स घर से उठाकर ले गए थे और तब से लेकर आज तक उसका कोई पता नहीं चला होता। दरअसल ये दोनों इसी उम्मीद में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं कि शायद अहमद के पापा ज़िंदा हों और उन कैदियों में शामिल हों। अहमद चलते-चलते अब पूरी तरह से थक गया होता है। वो अपनी दादी से कहता है कि हमें घर वापस चलना चाहिए, मुझसे अब और नहीं चला जाता। लेकिन उसकी दादी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, उसकी आंखों में बस अपने बेटे को ढूंढने की ज़िद होती है। अब उसके बाद वो रास्ते में आती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है, तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। दादी उसे रोकने के लिए हाथ देती है मगर वो ड्राइवर बिना रुके वहाँ से निकल जाता है। इस बात से अहमद की दादी मायूस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। थोड़ी सी देर बाद एक और गाड़ी आती है। इस बार दादी सड़क के बीच जाकर खड़ी हो जाती है ताकि ड्राइवर को रुकना ही पड़े। ड्राइवर गुस्से में ब्रेक लगाता है। अहमद ड्राइवर के पास जाता है और कहता है कि क्या हमें नसीरिया ले चलोगे? तब ड्राइवर हैरान होकर कहता है कि नसीरिया यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बगदाद तक लेकर जा सकता हूँ, लेकिन उसके आगे मैं लेकर नहीं जा सकता और उसके लिए मैं 500 दिनार लूँगा। अहमद ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो ड्राइवर से बहस करता है कि बगदाद जाने के लिए 500 दिनार बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 50 दिनार से एक भी पैसा ज़्यादा नहीं दूँगा, तुम एक लुटेरे हो। लेकिन अहमद की दादी जानती है कि सुनसान रास्ते पर उन्हें कोई और गाड़ी नहीं मिलेगी। वो चुपचाप अपनी जेब से 500 दिनार निकाल कर ड्राइवर को दे देती है। गाड़ी में बैठने के बाद अहमद अभी भी गुस्से में होता है। उसके हाथ में एक बांसुरी होती है जिससे वो अपने सीने से लगा कर रखता था। दरअसल ये बांसुरी उसके फादर की निशानी है। अहमद का सपना है कि वो बड़ा होकर एक म्यूजिशियन बने, हालांकि उसने अपने फादर को अभी तक देखा तक नहीं था। ड्राइवर थोड़ा खड़ूस किस्म का आदमी था। वो अहमद से पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अहमद बताता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा हैं और वो बहुत ही बहादुर हैं। दादी अहमद को खुश करने के लिए उससे वादा कर दिया कि एक दिन वो उसे बेबीलोन्स के गार्डन दिखाने ले जाएगी। और अब इसके बाद रात हो जाती है और ड्राइवर गाड़ी रोक देता है क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक है। पूरा राख एक वार जोन में बन चुका है और रात में सफ़र करना सेफ नहीं है। अहमद ठंड से बचने के लिए अपने फादर की वो पुरानी जैकेट पहन लेता है जो कि बैग के अंदर होती है। वो जैकेट पहनकर खुद को एक सोल्जर महसूस करता है। अब जब दादी की आंख खुलती है और वो अहमद को उस जैकेट में देखती है तो उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अहमद को मारने लगती है। वो चिल्लाती है और उसे जैकेट उतारने के लिए कहती है। दरअसल उसकी दादी नहीं चाहती कि अहमद बड़ा होकर एक सोल्जर बने। उन्होंने जंग की वजह से पहले ही अपना एक बेटा खो दिया है। वो अहमद से कहती है कि तुम्हें पढ़ लिख कर एक डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना है ताकि तुम लोगों की जान बचा सको, ना कि उन्हें मारो। अब शोर सुनकर वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और दादी पर बंदूक तान देते हैं। तब ड्राइवर बीच में आकर मसला संभाल लेता है और सोल्जर को वहाँ से भेज देता है। रात को आग के पास ड्राइवर दादी से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम छोटे से बच्चे को इतनी खतरनाक जगह पर ले आई हो। दादी जवाब देती है कि वो पिछले 12 सालों से इसी दिन का इंतज़ार कर रही है। इस बच्चे को अपने बाप की ज़रूरत है और मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। असल में ड्राइवर एक एथियस्ट होता है और वो कहता है कि अगर कोई खुदा होता तो इतने बेकसूर लोग जान से नहीं मारे जाते। वो कहता है कि उम्मीद रखना बेकार है। अगली सुबह वो बगदाद पहुंच जाते हैं और जब ये शहर के अंदर जाते हैं तो शहर का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। हर तरफ बिल्डिंग्स टूटी हुई होती हैं और धुआं उठ रहा होता है। ड्राइवर उन्हें अलवाई बस स्टेशन पर उतार देता है। जाते वक्त वो दादी के दिए हुए पैसे वापस कर देता है और कहता है कि आगे का सफ़र तुम्हें खुद ही करना होगा। अहमद वो पैसे ले लेता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद जब वो स्टेशन पर पता करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि आज नसीरिया के लिए जो बस आनी थी वो नहीं आएगी। ये सुनकर दादी बहुत परेशान हो जाती है। अहमद को कहती है कि किसी से पूछो कि अगली बस कब है, क्योंकि दादी को अरबी लैंग्वेज नहीं आती थी, वो सिर्फ कुर्दिश लैंग्वेज ही जानती थी। अहमद वहाँ घूमते हुए एक हमउम्र लड़के से मिलता है जिसका नाम कासिम होता है। कासिम वहाँ सिगरेट बेच रहा होता है ताकि अपना पेट पाल सके। इन दोनों बच्चों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। अहमद कासिम को बताता है कि वो अपने फादर को ढूंढने जा रहा है। कासिम भी अहमद की मदद करता है। ये दोनों मिलकर सिगरेट बेचने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे ये सालों से पुराने दोस्त हों।
तभी अचानक एक बस स्टेशन पर आती है। दादी जल्दी से बस में सवार हो जाती है और अहमद को ढूंढने लगती है, मगर अहमद वहाँ नहीं होता। जिसके बाद बस चलने लगती है। ये देखकर दादी घबरा जाती है और खिड़की से चिल्लाती है। अहमद और कासिम बस को जाता देख पीछे भागते हैं। कासिम पूरी जान लगाकर दौड़ता है। ड्राइवर पहले तो बस नहीं रोकता, मगर जब कासिम और बाकी लोग शोर मचाते हैं, ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। अहमद भागकर बस में चढ़ता है और डर के मारे अपनी दादी से लिपट जाता है और रोने लगता है। ड्राइवर कहता है कि मुझे लगा कि कोई शोर मचा रहा है, मुझे कुर्दिश लैंग्वेज नहीं आती। जाते वक्त कासिम बस के पीछे खड़ा होकर अहमद को हाथ हिलाता है और कहता है कि वापस बगदाद जरूर आना, हम फिर मिलेंगे। अब इसके बाद बस नसीरा के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखते हैं कि हर जगह अमेरिकन आर्मी है और हर जगह चेकिंग हो रही होती है। सड़क के किनारे गाड़ियां जल रही होती हैं और डर का माहौल होता है। ड्राइवर पैसेंजर को तसल्ली देता है कि आप सब सेफ हैं, आप लोग सो जाएं। अहमद दादी से डरते हुए पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं। तब दादी उससे हौसला देती है और झूठ बोलती है कि नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम हमेशा यही रहेंगे। हालांकि दादी को भी अंदर से डर लग रहा होता है। अगली सुबह बस अचानक खराब हो जाती है। ड्राइवर जब बस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इंजन में मसला है और साथ ही फ्यूल भी खत्म हो गया है। ड्राइवर अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि वो आगे नहीं जाएगा। नसीरिया बहुत ही खतरनाक है और वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ये सुनकर सब लोग ड्राइवर पर चिल्लाते हैं, मगर वो किसी की बात नहीं सुनता और सबको छोड़कर निकल जाता है खुद। अब अहमद और दादी फिर से अकेले रह जाते हैं। वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं। ये रास्ता बहुत ही सुनसान है और आसपास टूटे हुए घर होते हैं। अहमद को वहाँ खंडर में एक डोर मिलती है। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आती है। अहमद और दादी एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अहमद कांपने लगता है। उसकी दादी कहती है कि हमें दूसरे लोगों के फॉलो करना चाहिए। वो अहमद को एक ऊंची जगह पर भेजती है ताकि वो देख सके कि बाकी औरतें कहाँ जा रही हैं। अहमद ऊपर जाकर देखता है कि कुछ लोग नदी के उस पार जा रहे हैं। वो दादी को उस जगह की डायरेक्शन बताता है और ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद आखिरकार वो नसीरिया प्रिजन पहुंच ही जाते हैं। वहाँ का मंजर बहुत ही इमोशनल होता है। कई सारी औरतें अपने हस्बैंड और बेटों की तस्वीरें लिए खड़ी होती हैं। वो सब रो रही होती हैं और अपने प्यारों की खबर मांग रही होती हैं। दादी प्रिजन के गेट पर रुकती है और अहमद का चेहरा साफ करती है। वो अहमद को नए कपड़े पहनाती है और उसके बाल बनाती है। दरअसल वो चाहती है कि जब अहमद अपने फादर से मिले तो वो साफ सुथरा और अच्छा लगे। अहमद बहुत खुश होता है। आखिरकार वो अपने वापस से मिलने जा रहा है और उसका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ये दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ ऑफिशियल्स के पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट होती है। अहमद आगे बढ़कर अपने फादर का नाम बताता है। वो ऑफिशियल लिस्ट चेक करता है, लेकिन अफसोस उस लिस्ट में अहमद के फादर का नाम नहीं होता है। अहमद बार बार नाम दोहराता है, मगर वो शख्स नाम है सर हिलाता है। ऑफिशियल उन्हें बताता है कि यहाँ से पास में एक मास ग्रेव मिली है जहाँ बहुत सारी लाशें दफन है। वो कहता है कि एक बार वहाँ जाकर चेक कर लो, शायद वहाँ कोई क्लू मिल जाए। ये सुनते ही अहमद के सब्र का बांध टूट जाता है। वो वहाँ से रोता हुआ भागता हुआ प्रिजन के वरांडे में जाकर जोर जोर से अपने फादर को आवाज़ देता है। उसकी चीखें वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल दहला देती हैं। उसकी दादी उसे संभालती है और उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, मगर वो अहमद के लिए मजबूत बनी रहती है। अब ये दोनों मायूस होकर वापस बस स्टेशन आ जाते हैं। वहाँ मूसा नाम का एक आदमी मिलता है जो बस में उनके साथ सफ़र कर रहा होता है। मूसा अहमद को उदास देकर उसे कुछ संतरे खाने को देता है। अहमद पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो ले लेता है। वो लोग वापस बगदाद जाने वाली बस में बैठे होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है। ये बस भी रास्ते में खराब हो जाती है। ड्राइवर सबको नीचे उतार देता है। अहमद गुस्से में ड्राइवर से पैसे वापस मांगता है क्योंकि उन्होंने पूरी टिकट ली थी। तब ड्राइवर उसे आधे पैसे वापस कर देता है। अब इसके बाद रात हो जाती है। वो लोग एक सेफ जगह पर रुकते हैं। मूसा भी उनके साथ होता है। अहमद और मूसा के बीच बातें होने लगती हैं। दादी मूसा को बताती है कि अहमद बड़ा होकर सोल्जर्स बनना चाहता है। तब मूसा कहता है कि जब ये बड़ा होगा तो ये सब भूल जाएगा। मूसा बहुत ही अच्छी कुर्दिश बोलता है। दादी उससे पूछती है कि तुम इतनी अच्छी कुर्दिश कैसे बोल लेते हो। तब मूसा अपना राज खोलता है। वो बताता है कि जब वो 18 साल का था तब सद्दाम की आर्मी उसे जबरदस्ती उठाकर ले गई थी। उन्होंने उसे सोल्जर बना दिया। रोते हुए बताता है कि उसे मजबूर किया गया था कि वो कुर्दिश के गांव पर हमला करे। उस कैंपेन के दौरान उसने बेगुनाह लोगों को मारा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आर्मी वाले खुद उसे मार देते। ये सुनकर दादी को गहरा सदमा लगता है। वो गुस्से में आ जाती है। वो मूसा को मर्डर कहने लगती है। उसे लगता है कि शायद इस आदमी ने उसके बेटे को भी मारा होगा। मूसा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह अहमद को खेत में इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि अपना मुंह धो सके, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। तब वहाँ मूसा आता है और अहमद की मदद करता है। अहमद को मूसा बुरा आदमी नहीं लगता। तब अहमद की दादी वहाँ आ जाती है और अहमद को मूसा से दूर करती है, लेकिन मूसा उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो दादी को बताता है कि पास में एक मस्जिद के अंदर एक नया कैदी लाया गया है। वो कहता है कि हो सकता है कि वो कैदी तुम्हारा बेटा इब्राहिम हो। दादी पहले उस पर यकीन नहीं करती, मगर उसको बेटे की मोहब्बत वहाँ ले जाने पर मजबूर कर देती है। ये तीनों
मस्जिद जाते हैं। मूसा शेख से बातें करता है। तब दादी अंदर जाकर देखती है कि वो कैदी कौन है। अहमद और मूसा बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दादी बाहर आती है। उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। दरअसल वो कैदी अहमद का फादर नहीं था। उनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है, लेकिन मूसा हार नहीं मानता। वो शेख से पूछता है तो शेख उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक नई मास ग्रेव मिली है, जहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं जो 1951 से गायब हुई थी। मूसा दादी को कहता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तब दादी इसके लिए मान जाती है। वो लोग एक ट्रैक्टर पर बैठकर उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके बाद रास्ते में उन्हें एक ट्रक मिलता है जो लाशों से भरा होता है। लोग उन लाशों को देखकर रो रहे होते हैं। दरअसल ये वो सोल्जर होते हैं जो सालों पहले जंग में गए थे और कभी वापस आए ही नहीं। इसके बाद आखिरकार वो मास ग्रेव तक पहुंच जाते हैं। वहां का मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। जमीन खोदी हुई थी और हर तरफ लाशें लाशें पड़ी थी और हजारों लोग वहां अपने प्यारों को ढूंढने आए होते हैं। मूसा ऑफिसर्स के पास जाकर लिस्ट चेक करता है कि शायद इब्राहिम का नाम मिल जाए। अहमद और दादी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन मूसा वापस आता है और नाम में सर हिलाता है क्योंकि वहां भी अहमद के फादर का नाम नहीं होता। दादी के सब्र अब जवाब दे देता है। वो गम से निढाल होकर एक स्केलेटन के पास जाकर बैठ जाती है। उस स्केलेटन ने भी वही कपड़े पहने होते हैं जो उस वक्त उसके बेटे ने पहने हुए थे। ये देखकर दादी रोने लगती है और उस रमीन को अपने बेटा समझकर उससे बातें करने लगती है। वो अपना सारा दर्द उसे सुनाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें जेल में ढूंढा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और अब मैं तुम्हें यहाँ मिट्टी में ढूंढ रही हूँ। अहमद रोता हुआ दादी के पास आता है। वो रमीन को पास रखे हुए आईडी कार्ड उठाता है जिस पर उमर नाम लिखा हुआ था। अहमद वो आईडी कार्ड अपनी दादी को दिखाता है और कहता है कि दादी ये मेरे फादर नहीं है, ये कोई और है। दादी मुश्किल से खड़ी होती है। मूसा उनके लिए पानी लाता है। अहमद समझ आता है कि अब उसका फादर को और ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो मूसा के पास जाता है। अहमद मूसा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उनकी इतनी मदद की। वो कहता है कि अब हम अकेले घर वापस जाएंगे। तब मूसा उसे वादा करता है कि वो एक दिन जरूर आएगा और वो अहमद को बेबी लोन्स के गार्डन दिखाने ले जाएगा, जिसे दादी ने उससे वादा किया था। दादी भी जाते वक्त मूसा को माफ कर देती है। उन्हें एहसास होता है कि मूसा भी हालात का मारा हुआ था, उसने खुशी से किसी को नहीं मारा था। अब इसके बाद अहमद और दादी वापस बगदाद आते हैं ताकि वहां से वो अपने गांव जा सकें। बगदाद में एक जगह बहुत भीड़ लगी होती है। तब उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक मास ग्रेव मिली है और वहां से निकली हुई रिमेन्स को उनके घर वालों के हवाले किया जा रहा है। अहमद भागता हुआ वहां जाता है। वो प्लास्टिक बैग्स में बंद लाशों को देखता है। वो एक बॉडी के पास जाकर खड़ा होकर उसे नापता है। उसे लगता है कि शायद ये हाइट उसके फादर की हो। वो वहाँ खड़े एक ऑफिशियल से पूछता है क्या ये इब्राहिम नाम का शख्स है। ऑफिशियल बताता है कि ये ज्यादातर बॉडीज की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड था ही नहीं। अहमद मायूस होकर वापस लौट आता है। तब वो देखता है कि दादी फिर से एक बॉडी के पास जाकर बैठ कर रो रही है। वो अब पूरी तरह से टूट उसके अंदर अब और तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं है। अहमद उन्हें सहारा देता है और उठाता है और कहता है कि दादी चलो घर चलते हैं। ये दोनों एक गाड़ी में बैठे हुए हैं जो उन्हें उनके गांव ले जाएगी। रास्ता बहुत ही लंबा है और सूरज ढल रहा होता है। अहमद खिड़की से बाहर देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद अहमद दादी की तरफ देखता है। वो बिल्कुल खामोश बैठी होती है और उनकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई होती है। अहमद उन्हें हिलाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई जवाब नहीं आता। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो जब अपनी दादी का हाथ पकड़ता है तो उसकी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी होती है। मतलब कि अब उसकी दादी इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी दादी की मौत हो चुकी होती है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते खुद ही मौत के आगोश में चली गई होती है। अब अहमद इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। पहले उसका बाप गया, फिर उसकी माँ गई और अब उसका आखिरी सहारा उसकी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। शायद अहमद की किस्मत में अकेलापन ही लिखा था। अभी उसकी इतनी उम्र ही नहीं होती कि वो इन सब चीजों को समझ सके। अहमद की आंखों में आंसू बहने लगते हैं मगर वो चिल्लाता नहीं है। वो अपनी जेब से अपने फादर की वो बांसुरी निकालता है और रोते हुए उस बांसुरी को बजाना शुरू कर देता है। कहानी चलते जा रही होती है और अहमद की दर्द भरी धुन पूरे मोहल्ले में गूंज रही होती है। इस सफर में अहमद को अपने फादर तो नहीं मिले मगर उसका इकलौता सहारा उसकी दादी छीन गई। दरअसल इलाके में पिछले 40 सालों से 10 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे गायब हो गए थे। उनके घर वाले आज भी दरवाजों पर नजर टिकाए बैठे हैं कि शायद उनका कोई अपना वापस आ जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सब लोग जंग की भेंट चढ़ गए। ये कहानी रिकॉर्ड करते वक्त मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन हजारों फैमिलियों का दर्द है जो आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।